नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। कल से 5 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। 4 दिनों तक ब्राजील में रहेंगे। अगले 2 दिन में भाजपा के 9 प्रदेशाध्यक्ष का ऐलान। आज महाराष्ट्र, हिमाचल सहित 5 राज्यों में नामों की घोषणा। कर्नाटक सीएम पद पर फिर विवाद। डिप्टी सीएम शिव कुमार के करीबी एमएलए का दावा। 100 विधायक साथ खड़गे बोले, सीएम बदलने का फैसला आलाकमान करेगा। और इसी के साथ ही जंगी जहाज तमाल आज भारतीय नौसेना को मिलेगा। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस रडार की पकड़ से बाहर। अमेरिका जैसा बंकर मिसाइल बन रहा भारत और अग्नि 5 के 2 नए वर्जन तैयार होंगे। 7500 किलोमीटर वॉर हेड ले जाने की तैयारी। राजस्थान के अलवर में सड़कें डूबी, घरों में पानी। हिमाचल में 4 जगह बादल फटा। प्रयागराज में गंगा यमुना में बाढ़। बिहार में बिजली गिरने से 5 मौतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से बता रहे हैं खबर, जहां पर पीएम मोदी की 2 जुलाई से 5 देशों की यात्रा है और 5 देशों की यात्रा कल से शुरू करेंगे पीएम मोदी। और घाना, त्रिनिदाद की यात्रा करेंगे पीएम मोदी। टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घाना की संसद को भी संबोधित भी करेंगे। घाना की यात्रा 30 वर्षों बाद प्रधानमंत्री की पहली ये भारतीय समुदाय से मुलाकात की योजना है। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे पीएम मोदी और द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। त्रिनिदाद और टोबैगो दौरे की करेंगे तैयारी। और हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरह से देखा जा रहा है 30 वर्षों बाद ये पहली बार देखा जा रहा है कि कोई भारतीय जो प्रधानमंत्री वहां पहुंचेगा और सभी को संबोधित भी करेगा, वहां की जनता से सीधा रुख करेगा, तो क्या है अपडेट अभी तक की? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को जो है खास माना जा सकता है, क्योंकि 8 दिन के विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और 8 दिन के डिप्लोमेटिक दौरे पर 5 देश की यात्रा करेंगे। अगर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के अपने अब तक के 11 साल के कार्यकाल में ये उनका सबसे लंबा और बड़ा दौरा होने वाला है, क्योंकि 5 दिन के 8 देशों के साथ डिप्लोमेटिक दौरे करेंगे, डिप्लोमेटिक बैठकें करेंगे, डिप्लोमेटिक समझौते करेंगे, डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट साइन होंगे और डिप्लोमेटिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के साथ खड़े होने का आपसी एक सरोकारात्मक वायदा भी निभाया जाएगा। अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री से पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो कहाँ तक उनकी यात्राएं रहेंगी, जो 8 दिन में 5 देशों की यात्राएं कर रहे हैं। तो सबसे पहले कहा जा सकता है प्रधानमंत्री घाना जाएंगे, घाना के बाद त्रिनिदाद जाएंगे, टोबैगो जाएंगे, इसके बाद अर्जेंटीना जाएंगे, ब्राजील जाएंगे और नामीबिया जाएंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं 5 देश की शुरू होने वाली 8 दिवसीय प्रधानमंत्री की डिप्लोमेटिक यात्रा 2 जुलाई से शुरू होगी और ये 9 जुलाई को खत्म होगी। तो 2 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाली प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान 5 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक और विदेश और कूटनीतिक और खासकर सुरक्षा के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय जो आंतरिक देशों के उनको लेकर एक दूसरे के साथ खड़े होने के लेकर व्यापारिक मुद्दों पर एक दूसरे देशों के साथ व्यापारिक बढ़ावा देना, सांस्कृतिक करना, जलवायु परिवर्तन पर भारत सरकार सभी के साथ काम करे। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत सरकार लंबे समय से तमाम देशों के साथ काम कर रही। और अब जो प्रधानमंत्री 8 दिन की विदेशी यात्रा पर जाएंगे, जिसमें 5 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई समझौते करेंगे। ये समझौते कहा जा सकता है भारत और इन देशों के साथ एक मील का पत्थर साबित होंगे। और खासकर सबसे बड़ा जो है आतंकवाद का मुद्दा, उस पर भी भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री कहाँ पे जाते हैं, बात करते हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री और दूसरे देशों के जो वहाँ की सत्ता है उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और दहशतगर्दी के खिलाफ समझौते होंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ने के खिलाफ एक प्रतिबद्धता भी दोहराई जाएगी कि सभी एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करेंगे। तो व्यापारिक मुद्दे भी खास समझौते के तौर पर इस दौरे में प्रधानमंत्री के देखे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए अखिलेश। और खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। खबर बेहद महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया में जाएंगे
घाना की संसद को संबोधित करेंगे, सीधा रुख करेंगे वहां की आबादी का। तो 9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा समाप्त होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण चूंकि ये दौरा रहने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बेहद ऐतिहासिक दौरा। और लखनऊ से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर अखिलेश के जन्मदिन पर पोस्टर लगाया गया है। खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा युवा प्रधान महामंत्री अमित त्रिपाठी ने पोस्टर लगाया। युवा मोर्चा नेता ने प्रभु श्री राम से की कामना, प्रदेश की रक्षा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कामना की, कभी सत्ता में ना हो वापसी की ये कामना की गई है। तो युवा मोर्चा नेता ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है, इच्छा प्रकट की है, प्रदेश की रक्षा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कामना की गई है। तो कभी सत्ता में ना हो वापसी, इसको लेकर के ये ईश्वर से प्रार्थना की गई है। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ये पोस्टर लगा है। तो भाजपा युवा महामंत्री अमित त्रिपाठी ने पोस्टर लगाया है। और विशेष संवाददाता रणवीर सिंह इसी खबर पर है। रणवीर, जिस तरह से देखा जा रहा है आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है और ऐसे में इस तरह के पोस्टर लगा देना और कामना करना कि दोबारा वापसी सत्ता में ना हो। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ से लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और तमाम जितने भी राजनीतिक अलग अलग पार्टियों के लोग सबने पूर्व मुख्यमंत्री को बधाई दी है। लेकिन जो अमित त्रिपाठी जो हैं ये भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री हैं और इस तरह के जो युवा नेता होते हैं अपने आप को हाईलाइटेड करने के लिए और अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरह की चीजें करती है, जिसका मतलब कि भाजपा और जो भी है ये जितने भी हैं उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने सब लोगों ने ऑफ माइक यही बोला कि हम इसका खंडन करते हैं, इस चीज को हम लोग बढ़ावा नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी इस तरह की जो चीजें हैं जो युवा नेता होते हैं वो किसी भी पार्टी से हो अपने आप को लाइमलाइट करने के लिए इस तरह के पोस्टर और इस तरह की चीजें अपना समय समय पर करते रहते हैं। जी बंधु, बहुत शुक्रिया रणवीर पूरी जानकारी देने के लिए। राजधानी लखनऊ से एक खबर और ये पोस्टर लगाया गया है। अमित त्रिपाठी महामंत्री की ओर से अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ये पोस्टर लगा है। प्रभु श्री राम से ये कामना कि प्रदेश की रक्षा और सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपकी सत्ता में वापसी कभी ना हो। और कानपुर से खबर, हर्षनगर चौराहे पर वर्चस्व की जंग में हुई है फायरिंग। दो मुस्लिम गुटों के बीच झड़प हो गई और फायरिंग में एक घायल है। गोली लगने से एजाजुद्दीन उर्फ सबलू गंभीर रूप से घायल को आनन फानन में पहुंचाया गया। चांदनी नर्सिंग होम, निजी नर्सिंग होम में चल रहा घायल की इलाज। और आगजनी मामले में भी आया था सबलू का नाम। आगजनी मामले में फंसे हैं पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और रिकॉर्ड में सबलू कुख्यात अपराधी के नाम पर दर्ज है। सबलू परिजनों का सनी मोरंग यूनुस चटनी पर हमले का आरोप है और सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसीपी और एसएचओ। फायरिंग के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं स्वरूप नगर क्षेत्र के जलकल कार्यालय के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नहीं मालूम कुछ भी, हमको तो अभी कहा लड़की आई उससे बोली थी, मतलब आई घर में जल्दी से आया खोलो, हम लोग उठ गए, गोली मार दी तो बताया कि चांदनी में है, मतलब हम लोग सब भागे बोले वहाँ से। ये नहीं मालूम किसने मारी है। एजाजुद्दीन और सबलू नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको रिजेंटा होटल के पास 2 बाइक सवार लोग आए थे और उन्होंने गोली मारी है। फिलहाल ये अभी चांदनी हॉस्पिटल में एडमिट है
खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अभी जो भी FIR होगी उनको FIR दर्ज करके जो भी अभियुक्त है उनको भी खत्म कर दिया। शहनवाज हमारे साथ इसी खबर पर है। शहनवाज, इस तरह से देखा जा रहा है कि दो मुस्लिम गुटों के बीच आपस में ही झड़प हो गई, फायरिंग हो गई, और जो वजह बताई जा रही है वो वजह ये है कि वर्चस्व की ये लड़ाई है। किस तरह के वर्चस्व की ये लड़ाई थी जिसमें फायरिंग हो गई? वंदना जी, आपको बता दें, देर रात हाटनगर चौराहे के पास दो मुस्लिम गुटों में वारसों को लेकर झड़प हुई थी। तो झड़प में वारसों में जंग फायरिंग में शिखर सद्दू को गर्दन लगी, रात में गोली लगी थी। इसी वाद विवाद में उनके ऊपर जो 32 लाख रुपए का जो लेन देन बताया जा रहा है, उसी को लेकर देर रात जो है उनके ऊपर जो कल रात वो नगर से विजेंद्र तरफ से जा रहे थे, उसी दौरान दो बाइक सवार गाड़ी से आया, उन्होंने सद्दू के ऊपर एक राउंड जो गोली चला रही, जो गोली जो उनके गर्दन की लगे और वो गंभीर रूप से वहाँ घायल हो गए। मौके पे थाना स्वरूपनगर पुलिस और कई थानों फोर्स मौके पर पहुंचकर उनको जो है चांदी नर्सिंग होम में भर्ती करा गया। वही अगर परिजन की बात करी जाए तो परिजन का कहना है कि वार्ताओं के तो उनका कुछ लेन देन का मामला बढ़ाया जा रहा था। कहीं न कहीं इसमें दो लोगों का नाम बताया गया है, एक तो यूसुफ चक्री और दूसरा नाम जो है पनीर मोहरन का नाम बताया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया शहनवाज पूरी जानकारी साझा करने के लिए। निजी नर्सिंग होम में चल रहा घायल का इलाज, और जो कि तस्वीर भी दिखा रहे हैं, आगजनी मामले में भी आया था सबलू का नाम। और लखीमपुर खीरी में गश्त के लिए निकले दरोगा की बाइक का आवारा पशु से टकरा गई। इससे वह बुरी तरह घायल हो गया। इलाज के लिए उन्हें लखनऊ ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। मोहम्मद कोतवाली के शंकरपुर चौकी पर तैनात सब इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शुक्ला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और मुहर्रम और सावन मेले की तैयारियों के लिए वह देर रात गश्त पर निकले थे। रात में पिकेट से लौटते समय उनकी बाइक एक सांड से टकरा गई। हादसे में घायल रमेश चंद को इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया और वहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मोहम्मदी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत ने घटना की पुष्टि की। रमेश चंद शंकरपुर चौकी में हल्का नंबर 2 के प्रभारी के रूप में कार्यरत थे और पुलिस ने परिजनों को जानकारी दी। खबर लखीमपुर से बता रहे हैं। और बाराबंकी से खबर आपको बता दें, जहां पर ब्लॉक सिरौली गौसपुर क्षेत्र के बरदरी गांव का खेल मैदान अब अपनी पहचान खो चुका है और एक समय में फुटबॉल खेल का केंद्र रहा। यह मैदान आज जंगली झाड़ियों से भरा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार यह मैदान पहले गांव के युवाओं के लिए खेलकूद का प्रमुख स्थल था और रख रखाव के अभाव में मैदान की स्थिति चूंकि बिगड़ती चली गई। वर्तमान में गांव के युवाओं को खेलने और योग करने का कोई स्थान नहीं है। मैदान की खराब स्थिति के कारण सभी खेल गतिविधियां रुक गई हैं। ग्रामवासी इस स्थिति से नाराज हैं। वहीं कई महीनों से सरकारी हैंडपंप भी खराब पड़े हैं। भीषण गर्मी के चलते भी ग्रामीणों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। के न्यूज की टीम जब ग्राम पंचायत बरदरी पहुंची तो पड़ताल में पूरी सच्चाई सामने आई, जहां ग्रामीण चक्रेश के दरवाजे पर लगा सरकारी नल कई महीनों से खराब पड़ा मिला। चक्रेश ने मीडिया को बताया कि पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है और काफी दूर से पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीण ने बताया कि ग्राम प्रधान जी से कई बार कहा गया मगर कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि हमारे गांव में लगे सरकारी नल लगभग सारे खराब हैं और पूरे गांव की आबादी को पानी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बता देते हैं कि ग्राम प्रधान शिवा मिश्रा ने बताया है कि लगभग सभी नालों की जांच कराई गई है। जो भी नल खराब हैं उसे ठीक कराएंगे, जबकि नल काफी समय से खराब पड़े हैं मगर ग्राम प्रधान को जैसे कोई जानकारी ही नहीं है। क्या इसमें खराब गया जान रहे हो? इसमें मतलब कोई चैन कोई नहीं है। चैन वैन दिक्कत है
अच्छा, ये इस बात को लेकर ग्राम प्रधान से नहीं कहा है कोई बात? प्रधान से कहा, प्रधान बनवाई ना है, लेकिन मतलब दोबारा तो नहीं रहा है। तो कितने दिन से खराब पड़ा है? तो साल भर हो गए, मतलब क्या कहा है, पैसा नहीं है। प्रधान को है आपके यहाँ? गांव का नाम सेवा प्रधान है। अच्छा, प्रधान से एक बार कहे नहीं अभी? मैं कह रहा हूँ। हाँ, कहें कि जब पैसे नहीं आ रहा तो क्या करें। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत है, पानी की दिक्कत है भैया। नल नहीं बना है? हाँ, नल नहीं बना है। ये कितने दिन से बिगड़ा पड़ा? अरे ये हो गए हैं 10 महीना। एक साल हो गया? हाँ, एक साल हो गए हैं। तो एक को बार ग्राम प्रधान से नहीं क्यों बनवावे के लिए? बनवाओ, उनसे नहीं कहा जब। अच्छा, तो प्रधान जी आवत है कि नहीं गाँव में? प्रधान जी आवत ही है, वैसे कोई बुलाओ करे तो आएंगे। तो देखा दोखर नहीं गाएगा? देखा का उनके ऐसे कोई पल्ले पर मतलब दूर घर है। हाँ। तो ऐसे कोई मतलब हो तो बिन करे। तो पानी के लिए कैसे पी रहे हो पानी वानी? पानी का यह तो लोग पानी आ रहा तो भले ही त्याग पाजी। खेल मैदान जब विकास कार्य हुआ था तो वहाँ पे मिट्टी पटाई बहुत नीचे थी, इसलिए मिट्टी पटाई किया गया है और मनरेगा के तहत कराया गया था यह कार्य। जबकि खेल मैदान के अंदर का जो विकास है वो ग्राम निधि के तहत होना है। ग्राम निधि में अभी किस्त नहीं आई, जिसके कारण वो विकास पूर्ण रूप से अभी नहीं कराया जा सका है। बाकी जो घास वगैरह है उसके लिए राउंड अप 2-3 दिन पहले उसमें डलवाई गई है। अच्छा, लगभग कितने रुपए से बनाया गया है आपका ये खेल मैदान? ये खेल मैदान की अनुमानित लागत है। और अगली खबर आपको बता देते हैं बलिया से, जहां पर जिलाधिकारी के जिला अस्पताल निरीक्षण पर उन्हें अस्पताल में गंदगी और अव्यवस्था साथ साथ पंजीकरण के लिए लंबी लाइन भी देखने को मिली। कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के लिए सीएमएस और सीएमओ को निर्देश भी जारी किए गए। निरीक्षण के दौरान कई अव्यवस्थाएं पाई गई, जैसे पार्किंग अस्त व्यस्त है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, साफ सफाई की स्थिति अच्छी नहीं है, नाले और जो वहाँ अभी निर्माण कार्य चल रहे हैं वो सब अस्त व्यस्त रखा हुआ है। तीसरे, जो पंजीकरण हो रहा है, जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके परिजनों द्वारा जो रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है वहाँ काफ़ी भीड़ है, उसके काउंटर बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। चौथे, मैंने देखा कि सारे लोग रूप से घूम रहे हैं जिनका कोई जरूरत नहीं है अस्पताल परिसर में। तो मैंने सीएमएस और सीएमओ भी मेरे साथ में थे और मैं व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक तो पार्किंग अच्छी हो जाए, वहाँ जो हमारे मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी पार्किंग अलग हो जाए। कृष्णकांत पांडे इसी खबर पर है। कृष्णकांत, जिस तरह से देखा जा रहा है लंबी लंबी लाइनें लोगों को लगानी पड़ रही है, पानी के लिए अभी भी जूझना पड़ रहा है और चूंकि अब जिलाधिकारी ने भी अव्यवस्थाओं को जांचा परखा है, गंदगी को देखा, अस्पताल में जिस तरह से अव्यवस्थाएं फैली हैं, सारी ही चीज़ों को निरीक्षण के दायरे में देखा जा सकता है। क्या कुछ जानकारी है और अभी तक क्या निर्देश भी दिए गए हैं जिलाधिकारी की ओर से? जी वंदना जी, आपको बता दें कि जिला अधिकारी ने और ये औचक निरीक्षण उन्होंने किया है, जबकि वो देखा गया कि चिकित्सा अधिकारी और सीएमएस को फटकार भी लगाते उसमें पाए जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि उसमें जो नाली है और वहाँ की सूखे कचड़े रखे हुए थे, वाहन पार्किंग की भी वहाँ पे व्यवस्था देखी गई और वहाँ देखा गया कि जहाँ कूड़ा एकत्र हुआ था वहाँ नाली की सफाई थी, नाली टूटी हुई थी, उसको लेकर वहाँ के जो नगर पालिका के जो ईओ हैं उनको 24 घंटे के अंदर उनको बोले हैं कि मतलब साफ सफाई करने के लिए उन्होंने कड़ा निर्देश दिया है। वही बलिया के जो चिकित्सा अधिकारी हैं और सीएमएस चिकित्सा अधीक्षक हैं उनको साफ निर्देश दिए हैं कि जहां लोगों को इतनी लंबी लाइनें लग रही है, मरीजों को पर्ची कटवाने के लिए समस्याएं हो रही है, वहां पे काउंटर बढ़ाने के लिए व्यवस्था की जाए और वहां बैठने के लिए 3 सेट की भी व्यवस्था की जाए। जी बिल्कुल कृष्णकांत, और बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं बलिया से जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है, अस्पतालों को भी जांचा परखा है। और हरदोई से आपको ये खबर बता देते हैं जहां पर मोबाइल फोन छीनने की घटनाओं को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है और पकड़े गए आरोपियों के पास से एक मोबाइल 500 मोटरसाइकिल बरामद की गई है और पीड़ित की तहरीर पर अतरौली कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद आरोपी सत्यमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के द्वारा घटना में चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है और जिसे पुलिस ने
अपने कब्जे में ले लिया है। अतरौली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई भी कर दी है। हरदोई द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 1 जुलाई को थाना अतरौली पुलिस द्वारा तथा सर्विलांस टीम की मदद से मोबाइल छिनैती करने वाले सत्यवान निवासी रसूलपुर थाना संडीला को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त की जाने वाली एक चोरी की सफ़ेद अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिसका अभियोग जनपद नोएडा में पंजीकृत है। इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और खबर कानपुर से, जहां आज की केंद्र सरकार द्वारा रेलवे टिकट किराए में की गई बढ़ोतरी आज से लागू हो गई है। नॉन एसी ट्रेनों में 1 पैसा और एसी ट्रेनों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है, जिससे यात्रियों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। हालांकि रोजाना सफर करने वाले एमएसटी होल्डर्स को राहत बनाए रखी गई है, क्योंकि सीजन टिकट में किसी तरह की वृद्धि नहीं की गई है। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग के नियम भी सख्त किए गए हैं। अब IRCTC पर टिकट बुक करने के लिए आधार लिंक करना अनिवार्य है। OTP वेरिफिकेशन के बाद ही टिकट बुक हो सकेगी। और रेल प्रबंधन का यह कदम दलालों पर शिकंजा कसेगा, जिससे कि आप आम यात्रियों को राहत प्राप्त भी होगी। केंद्र सरकार की तरफ से रेलवे में 1 जुलाई यानी कि आज से कुछ बदलाव करे गए हैं। रेलवे की तरफ से जो किराया है उसमें वृद्धि करी गई है। अगर नॉन एसी ट्रेन की बात करी जाए तो 1 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से रेलवे का किराया बढ़ा दिया गया है। वहीं अगर एसी ट्रेनों की बात करी जाए तो 2 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ा दिया गया है। वहीं अगर एमएसटी होल्डर की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं रेलवे ने उन्हें कुछ रियायत दी है। उनका जिस तरीके से वो चलते थे, जाते थे ट्रेनों से, उनमें कोई वृद्धि नहीं करी गई है। वहीं रेलवे ने टिकट दलालों को देखते हुए एक सख्त कदम अपनाया है। IRCTC की तरफ से जो अब ऑनलाइन टिकट बुक करेगा, जो भी तत्काल टिकट बुक करेगा, उसमें आधार कार्ड नंबर लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड के हिसाब से OTP उनके मोबाइल पे आएगी। मोबाइल के माध्यम से उनकी टिकट कंफर्म हो सकेगी। कानपुर से के न्यूज के लिए मोहित पांडे, कानपुर। और बिजनौर के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। साथ ही गंगा बैराज में जलस्तर 50,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान के करीब है। सिंचाई विभाग की टीमों ने बैराज पर 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी है। हरिद्वार भीमगोड़ा से 85,000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है, और जिससे गंगा खादर के इलाके के किसानों के खेत जलमग्न हो गए हैं और इससे फसलों को भारी नुकसान होने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने प्रभावित गांव में बाढ़ चौकियां और आश्रय स्थल तैयार कर कर्मचारी तैनात किए हैं। नाविक और गोताखोर भी सतर्क रहेंगे। मध्य गंगा सिंचाई खंड 5 के अधिशासी अभियंता ब्रिजेश मौर्य ने बताया है कि जलस्तर में रात से कमी आई है और स्थिति नियंत्रण में है। जो पीछे कुछ दिनों बारिश हुई थी उत्तराखंड में, कहीं बादल भी फटा था, उसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा आया था, जिसका असर यहाँ पर 30 तारीख को ज़्यादा रहा। लगभग 1.5 लाख के आसपास पानी यहाँ से पास हुआ। लेकिन अब वो पानी घट गया है और आज जो पानी है वो 40-41 हज़ार क्यूसेक के आसपास है। अब वो कोई खतरे जैसी स्थिति नहीं है। तैयारियों की अगर बात की जाए तो किस तरह की तैयारी आपकी तरफ से की गई है? तैयारियों में जो हमारा बाढ़ से पूर्व कुछ परियोजनाएँ थी जिनसे हमें प्रबंधन को करना था, जिन पर बिजनौर की सुरक्षा के लिए, वो हमारी सारी समय से पूर्ण हो गई बरसात से पहले ही। और उसके अलावा 1 किलोमीटर 7 है फ्लेक्स वन के पास में, वहाँ पर कुछ कटान शुरू हुआ था 18-19 तारीख में। उसको हम लोगों ने समय रहते ही 1 हफ्ते के अंदर फ्लड फाइटिंग कराकर उसको ठीक करा लिया है। और खबर औरैया से, मंगलवार को अजीतमल कोतवाली में एक पेड़ मां की नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कोतवाली प्रभारी ललितेश त्रिपाठी ने पीपल का पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और सभी को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर 100 से अधिक छायादार और फलदार पौधे लगाए गए, जिनमें पीपल, नीम, जामुन, अमरूद जैसे पौधों की प्रमुखता देखी गई। पौधों की
देखरेख की जिम्मेदारी ट्रेनी पुलिसकर्मियों ने स्वयं ली और संरक्षण का संकल्प लिया। ललितेश त्रिपाठी ने आम जनमानस से सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने की अपील करते हुए कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना ही अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार है। कार्यक्रम में निरीक्षक घनश्याम सिंह और मेजर हरचरण सिंह सहित कोतवाली स्टाफ ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अब अजीतमल कोतवाली परिसर हरियाली और पर्यावरण चेतना का प्रतीक बनता जा रहा है। और भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में एसडीओ विकास कुमार और डीएसपी चंद्रभूषण कुमार ने कल्याणपुर मोती चौक के पर्चाधारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि अब तक पर्चाधारियों को नहीं बसाया गया है, उसके लिए दोनों पक्षों को समझा बुझाकर झगड़ा नहीं करने के लिए कहा गया। जो भी न्याय संगत आवश्यक कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। और बता दें कि सुल्तानगंज प्रखंड के महेशी पंचायत के कल्याणपुर बाढ़ग्रस्त परिवारों को बिहार सरकार ने जमीन अधिग्रहण कर 1997 में 70 परिवारों को पर्चा काटकर बसाने को दिया था और लेकिन कुछ स्थानीय लोग सहित जमीन मालिक ने बसने नहीं दिया और जब भी घर बनाने की कोशिश की गई पर्चाधारी परिवारों को मारपीट कर भगा दिया गया। और इस मामले को लेकर पर्चाधारी प्रखंड कार्यालय से लेकर भागलपुर वरीय पदाधिकारी का चक्कर लगाते रहे, लेकिन बीते दिन रविवार को पर्चाधारी परिवारों ने गंगा की जलस्तर बढ़ते देख करके घर बनाने पहुंचे तो स्थानीय सहित जमीन मालिक ने मारपीट करने पर उतारू हो गए थे। दोनों पक्षों में माहौल को बिगड़ते हालात को देखते हुए सुल्तानगंज थाना पुलिस सहित अंचलाधिकारी पहुंच गए और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया था। आगे श्रावणी मेला है, आप लोग इतना दिन सब जब रुके तो और 1 महीना रुक जाइए, उसके बाद हम जो है ना आप लोगों को बसा देंगे। ये बात कौन बोले? ये एसडीओ साहब बोले, वहाँ पर थाना प्रभारी मौजूद थे, सीओ का आरोप और कर्मचारी थे और डीएसपी साहब थे। ये सभी भूअर्जन पदाधिकारी का नाम तो नहीं जानते हैं सर, लेकिन एक आदमी भूअर्जन पदाधिकारी का भी आदमी था उसमें। तो ऐसा सब बात हुआ। एसडीओ साहब बोले ठीक है, भूअर्जन पदाधिकारी का जो आदमी था उनको भी कागज नक्शा देखने के लिए दिया। बोला ठीक है, हम लोग जो है ना इसका तो सरल तरीका है बसने का, माफी करके इन लोगों को जो है नापमान करके बसा दिया जाएगा। कल यहाँ पे एक महेशी करके एक जगह है जहाँ पे बहुत समय पहले करीब 1997 में सरकार द्वारा जो है कुछ परिवारों को पर्चा देके उनको बसाने के लिए प्रावधान किया गया था, लेकिन किसी कारण से उसमें विवाद होता रहा और आज लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं। तो जिन लोगों को पर्चा मिला था कल उनके द्वारा उस भूमि पे जाकर अपना जो हक है उसको जताने का प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ पे विवाद हो गया। तो इसको हम लोग संज्ञान लेके इसका निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर किशनगंज से, जहां पर चोरी की एक शिकायत के बाद जांच करते हुए किशनगंज के पुलिस ने स्मैक तस्करों के लिए एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। मोतीबाग वार्ड नंबर 7 में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 सगे भाइयों अमित चौहान 24 वर्ष और नितेश चौहान 25 वर्ष को गिरफ्तार किया है और दोनों के पास से 10 ग्राम से अधिक जो स्मैक और एक सिल्वर रंग की वजन मशीन बरामद की गई। पुलिस को देखकर दोनों ने घबराहट में कुछ छिपाने की कोशिश की, जिससे संदेह और गहरा गया। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि वे पहले चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं और अब स्मैक की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बेचते थे। तलाशी के दौरान उनके बेड से 20 पुड़िया बरामद की गई, जिनमें से 8 ग्राम से अधिक सफ़ेद पारदर्शी प्लास्टिक में और 2 से 40 ग्राम काले पॉलीथीन में पाई गई, जिससे कि पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और प्रारंभिक जांच से संकेत मिले हैं
कि आरोपी एक अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क से भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। केसेस में और मोटरसाइकिल चोरी के केसेस में 455-23 एक कांड है, उसमें ये वांछित थे और आज उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरोह के रूप में कार्य करते थे। पूछताछ में इन्होंने बताया कि जो मोटरसाइकिल चोरी का कार्य करते थे और एक अन्य अभियुक्त का नाम इन्होंने खुलासा किया है, जहां पर ये लोग चोरी गई मोटरसाइकिल को खपाते थे, तो उनके विरुद्ध भी छापेमारी जारी है। क्या कनेक्शन क्या बंगाल से भी है? बंगाल से भी इसमें कनेक्शन आया है। जो ग्वालबोकर थाना क्षेत्र के वर्कशॉप है, उस पर भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं और शीघ्र ही पूरे गिरोह का इसमें उद्भेदन किया जाएगा। सर, जितने भी ड्रग्स अब तक पकड़ी गई है, सारे लैब में या जांच रिपोर्ट में फर्जी साबित हो रही है। ये क्या कुछ लापरवाही है? नहीं, कोई फर्जी नहीं साबित हो रहा है। 2 जगहों पे जांच कराया जाता है, पटना में और भागलपुर में। तो इसमें 2 जगहों से इसीलिए जांच कराया जाता है कि अगर एक जगह से नेगेटिव भी आए तो केस हमारा कमज़ोर नहीं रहे। और बिहार के भागलपुर जिले से एक चौंकाने वाली खबर आई है सामने। राजद विधायक रीतिलाल यादव को सुरक्षा के चलते भागलपुर केंद्रीय कारा में रखा गया था। वहीं उन्हें जेल में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक रीतिलाल यादव को जेल के 3 खंड में रखा गया था। बता दें कि स्ट्रेचर पर इमरजेंसी वार्ड की ओर जा रहे विधायक ने सुरक्षाकर्मी से तंबाकू मांगी थी और सुरक्षाकर्मी की वारदात मीडिया के कैमरे में कैद हो गई। पता लगते ही सुरक्षाकर्मी ने मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी शुरू कर दी। मौके पर मौजूद पत्रकारों का आरोप है कि सुरक्षाकर्मी नशे की हालत में थे, जो कि उनके बोलने का ढंग से साफ पता चल रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राजद विधायक रीतिलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी का बिहार सरकार पर बड़ा आरोप है कि मेरे पति की हत्या की साजिश जेल में चल रही थी। और खबर बिहार से, जहां बिहार के सहरसा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर जिले के बिहरा थाना क्षेत्र से 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण की शिकायत पर 24 दिन जाने के बाद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पीड़िता सुशीला देवी ने न्याय की गुहार लगाई और कोसी रेंज के डीआईजी मनोज कुमार को आवेदन भी सौंपा है। सुशीला देवी ने बताया है कि उनकी बेटी सरस्वती कुमारी का अपहरण 31 मई को हुआ था और इस मामले में उनके विकलांग पति प्रकाश यादव ने 6 जून को बिहरा थाने में लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन अब तक पुलिस ने ना तो केस दर्ज किया है और ना ही कोई जांच शुरू की है। पीड़िता का आरोप है कि थाना चौकीदार और अधिकारी उनसे सादा कागज पर निशान भी करवा चुके हैं और अब समझौते का दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, विरोध करने पर झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें डर है कि उनकी बेटी के साथ अनहोनी हो सकती है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से अपील की है कि उनकी बेटी को जल्द बरामद किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी बेटी सरस्वती कुमारी जिस 17 साल है, एक बार जब भाग करके ले गया तो फिर वापस कर दिया। वापस करने के बाद जो है सो थाना वाला मिल करके एफआईआर आज तक नहीं किया है। 31 तारीख को घटना हुआ, 6 तारीख को हम एप्लीकेशन दिए बिहरा थाना में, आज तक मेरा केस नहीं हुआ है। और थाना वाला बोला है कि आप जो है ना मिली भगत से शादी करवा दीजिए तो लड़की को हम उपस्थित करवा देंगे, नहीं तो नाबालिग लड़की है, लड़की को हम उपस्थित नहीं करवाएंगे। एहि खातिर हमारा एफआईआर अखन तक नहीं भेलै। डी साहब के हम जे छै से देलिए आवेदन, तो डी साहब कहलकै हम जाँच पड़ताल करा के पूरा हम करवाबै छियै।
और बहराइच में परशुराम सेवा संस्थान की इकाई परशुराम सेवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और ब्राह्मण समाज ने सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों और महिलाओं के खिलाफ अभद्र और अश्लील पोस्ट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। यह मामला थाना नगर कोतवाली क्षेत्र का है और ब्राह्मण समाज सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अश्लीलता से आहत और भयांक्रांत बताया जा रहा है। हरियाणा में पहली बार हूल दिवस का आयोजन किया गया। हरियाणा की धरती पर आज जो इतिहास रच दिया गया है, जब स्थान स्वतंत्रता संग्राम के 10,000 वीर बलिदानियों की स्मृति में पहली बार हूल दिवस का आयोजन किया गया और यह ऐतिहासिक आयोजन माय होम इंडिया और बनवासी कल्याण आश्रम हरियाणा के संयुक्त तत्वाधान में गुरुग्राम के अप्रैल हाउस सभागार में आयोजित किया गया और कार्यक्रम समाजसेवी, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पवन जिंदल आरएसएस एवं मेयर राजरानी पहुंची और इसी ऐतिहासिक अवसर पर बड़ी संख्या में युवा वनवासी सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। माय होम इंडिया के हरियाणा कोऑर्डिनेटर राजपाल सिंह ने कहा कि इतिहास ने जिन्हें भुला दिया उनको माय होम इंडिया ने सम्मान दिया है। और वहीं कार्यक्रम के आयोजक रविंद्र सिंह और सह संयोजक नवनीत गोयल ने बताया है कि यह आयोजन भारत के उस गौरवशाली लेकिन उपेक्षित इतिहास को जनमानस तक पहुंचाने का है जिसे लंबे समय तक भुला दिया गया है। हरियाणा के सिरसा जिले में तैनात तहसीलदार भुवनेश कुमार को रिश्वत खोरी में एक कथित वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान वे पंचकुला स्थित डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड मुख्यालय में रहेंगे और यह कार्रवाई कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करने के बाद की गई, जिसमें तहसीलदार अपने 3 कर्मचारियों के साथ पैसों के लेन देन की बात करते नजर आए। वीडियो में तहसीलदार कथित रूप से कहते सुनाई देते हैं कि 3 लाख में इलाज करवाऊंगा, बाकी घर में लगवाऊंगा। यह बात किसी को बतानी नहीं। विधायक गोकुल सेतिया ने 2 दिन पहले ही लाइव आकर भ्रष्टाचार उजागर करने की चेतावनी दी थी और फिर वीडियो सार्वजनिक कर दिया। वीडियो के वायरल होते ही राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया और जब इस मामले में तहसीलदार भुवनेश कुमार से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे किसी वीडियो की जानकारी नहीं है। मामले की जांच अब उच्च स्तर तक पहुंच गई है। और खबर फरीदाबाद से, जहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा शनिवार को फरीदाबाद पहुंचे। वे 13 जुलाई को भिवानी में आयोजित होने वाले दूसरे सरकारी दक्ष प्रजापति महासम्मेलन का निमंत्रण देने आए थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य अतिथि होंगे और प्रजापति समाज की मांगे उनके समक्ष रखी जाएंगी। मंत्री गंगवा ने इस मौके पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस अब पार्टी नहीं गुटबाजी का अखाड़ा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस आज भी हुड्डा और शैलजा गुट में बटी हुई है और संगठन बनने की नौबत ही नहीं आई। अपराध पर सख्ती को लेकर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पुलिस को फ्री हैंड दिया है और या तो बदमाश बदमाशी छोड़ दे या फिर हरियाणा छोड़ दे। ऐसा सख्त संदेश सरकार की ओर से दिया गया। सड़कों की खराब हालत को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही गड्ढे भरकर सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात के सख्ती से आदेश दिए हैं कि जो भी कोई क्राइम करता है उनकी हरियाणा में कोई जगह नहीं है। अगर कोई क्राइम करेगा
तो या तो उनकी जगह जेलों में होगी या वो बदमाशी छोड़ दे, ये सख्ती से आदेश देती है। कम उनके खिलाफ सख्ती से निपटने का काम जो है हरियाणा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो केवल और केवल अगर सरकार कितने अच्छे काम करे फिर भी उन लोगों को केवल विरोध करना है। स्वस्थ प्रजातंत्र के अंदर अगर सरकार अच्छे कार्य करती है तो विरोधी दल के लोग हैं उनको उनकी प्रेज करनी चाहिए, और कोई कमी रहती है तो उसको सरकार के समक्ष उठाना चाहिए। लेकिन वो तो केवल और केवल एक ही बात है कि केवल विरोध करना है। कांग्रेस पार्टी ने धारा 370 हटाई, उसका भी विरोध किया। और झांसी से आपको एक खबर बता देते हैं। झांसी से आ रही है खबर, नवाबाद थाना क्षेत्र में रमेश चंद्र गुप्ता की संपत्ति कुर्क की गई है। लगभग 32 करोड़ रुपए की ये संपत्ति कुर्क की गई है। झांसी से ये खबर आपको बता रहे हैं। सरकार बनाम रमेश चंद्र गुप्ता मुकदमे में कार्रवाई, ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन देखा जा सकता है। पुलिस की ओर से धारा 141 के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तो ढोल पिटवाते हुए ये कार्रवाई, सरकार बनाम रमेश चंद्र गुप्ता मुकदमे में ये कार्रवाई देखी जा सकती है। धारा 141 के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं मौके पर कई थानों की पुलिस भी पहुंच चुकी है। मुनादी कराने के बाद संपत्ति कुर्क की गई है। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र की ये खबर है, रमेश चंद्र गुप्ता की संपत्ति को कुर्क किया गया है। और खबर मुरैना से, जहां पर बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश अब मुरैना वासियों के लिए राहत नहीं बल्कि मुसीबत बन चुकी है। सोमवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की तमाम व्यवस्थाओं की सच्चाई खोल दी है और शहर के कई मोहल्ले और घर जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है। वहीं कई घरों के आंगन और कमरे भी पूरी तरह से डूब चुके हैं। लोगों का कहना है कि ना तो कोई नगर निगम का कर्मचारी आया और ना ही किसी अधिकारी ने हालात का जायजा लिया। नागरिकों की बेबसी इस कदर है कि वे घरों से निकल भी नहीं पा रहे हैं, जबकि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। यह समस्या केवल एक वार्ड की नहीं, शहर के कई इलाकों की है। और खबर मंडला से, जहां जिले में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और भ्रष्टाचार को लेकर गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। यूनियन ने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय में एलएलबी और पत्रकारिता जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू करने, फैकल्टी भर्ती, कॉलेज की साफ सफाई, पानी और बैठने की व्यवस्था सहित कुल 16 मांगों को लेकर प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। और छात्र संगठन का कहना है कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही के कारण छात्रों का भविष्य अंधेरे में है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में मांगे पूरी नहीं हुई तो जिले भर में शिक्षा व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। तो एलएलबी सत्र था, विधि जो पाठ्यक्रम था उसको बंद कर दिया गया बार काउंसलिंग के द्वारा। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो कॉलेज का प्रशासन है वो कॉलेज प्रशासन बार काउंसलिंग के जो नियम है उसको पूरी तरह से लागू करने में असमर्थ रहे। जैसे आपका जो लॉ विधि जो लॉ फैकल्टी है उसके लिए वकायदा अलग से लॉ का लाइब्रेरी होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजों को लॉ की मान्यता मिल रही है, सरकारी कॉलेजों पे लॉ की मान्यता खत्म किया जा रहा है, जबकि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का लॉ का सत्र चालू है। नया एडमिशन वो बंद कर दिया गया। ये तीसरा राउंड हो गया, लास्ट राउंड चल रहा है। बिल्कुल मुश्किल से 10 से 12 दिन बाकी है एडमिशन के लिए, क्योंकि इस कॉलेज के लिए अलग से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा या जो बार काउंसलिंग के द्वारा अलग से लॉ के लिए प्रैक्टिकल इस कॉलेज के लिए वो एडमिशन तो चालू कर नहीं सकता। बच्चों का जो ये प्रदर्शन था वो महाविद्यालय में संचालित एलएलबी पाठ्यक्रम में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में न होने के कारण ये प्रदर्शन किए गए थे। चूँकि एलएलबी की जो संबद्धता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है और विश्वविद्यालय के द्वारा पोर्टल अप्रूव करने के पश्चात ये ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। लास्ट मंथ जब ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया चल रही थी, हमने यहाँ संचालित सभी पाठ्यक्रमों के लिए अपने कोर्स जो है वो विश्वविद्यालय को अप्रूवल के लिए प्रेषित किए थे और विश्वविद्यालय के द्वारा लॉ पाठ्यक्रम को छोड़कर बाकी कोर्सेज में अप्रूवल दिया गया था। कुछ टेक्निकलिटीज थी जिसके चलते हाई कोर्ट के कुछ डायरेक्शंस थे, इसको लेके वो कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे, जिसके चलते एडमिशन रुके हुए थे।
और अंबिकापुर से खबर आपको बता दें, जहां पर मैनपॉट पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी भाजपा चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लिया और कलेक्टर एसपी समेत प्रशासनिक टीम मौजूद रही। 7 से 9 जिलों तक मैनपॉट में रहेगा भाजपा शिविर और 3 दिन तक एक मंच पर सरकार और संगठन दोनों ही नजर आएंगे। केंद्रीय नेताओं का भी प्रस्तावित है दौरा। तो ये बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर, चूंकि भाजपा की ओर से जो कि कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से आपको एक खबर बता रहे हैं। मैनपॉट पहुंचे हैं, भाजपा चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है और कलेक्टर एसपी समेत प्रशासनिक टीम भी इस दौरान मौजूद है। तो कलेक्टर एसपी समेत प्रशासनिक टीम मौजूद है। 7, 8 और 9 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण सत्र होगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और संगठन में प्रशिक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि पुनः एक बार और प्रशिक्षण आयोजित करना है। और सरगुजा जैसे अंचल में, बस्तर जैसे अंचल में जब इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो इस क्षेत्र की पहचान को सभी महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंचता है और इस क्षेत्र की एक आइडेंटिटी बनती है। इसलिए सरगुजा के इस मैनपॉट अंचल को इसके लिए पार्टी ने चयनित किया है। और सरगुजा से खबर, जहां पर ग्राम बकेरमा में बाजार की जमीन पर कब्जा हुआ है। वन विभाग ने बुलडोजर होटल पर चलाया होटल मकान को जमींदोज कर दिया है। कब्जे की शिकायत के बाद हुई बड़ी कार्रवाई। महिला सरपंच पर होटल गिरवाने का है आरोप। गुस्साए अतिक्रमणकारियों ने सरपंच पर किया हमला और सरपंच पर खौलता तेल डालने की कोशिश। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल और मणिपुर थाना क्षेत्र में तनाव पुलिस जांच में जुटी है। और खबर राजनांदगांव से, जहां जिला प्रशासन ने भूजल स्तर घटने की समस्या से निपटने के लिए मिशन जल रक्षा के तहत पार्कोलिशंस टैंक और इंजेक्शन वेल विकसित किए हैं। इन संरचनाओं की मदद से वर्ष को संचित कर धीरे धीरे जमीन में रिसने दिया जाता है, जिससे भूजल स्तर में सुधार होता है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मति सुरुच सिंह ने बताया कि अब तक ग्राम बरगा समेत अन्य गांवों में 200 से अधिक परकोलिशंस टैंक और इंजेक्शन वेल बनाए जा चुके हैं और ये मॉडल ग्रामीण भारत के लिए जल संकट से लड़ने की प्रेरणा बनेगा। इस परियोजना पर मात्र 35,000 रुपए की लागत आती है और इसे जल शक्ति मंत्रालय समेत राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा भी सराहा जा रहा है। तो अभी राजनांदगांव जिले में जल शक्ति अभियान के तहत कलेक्टर सर के मार्गदर्शन से अभी 1600 पर्कुलेशन टैंक बने हैं, जो भूमि में जो दरार है, फ्रैक्चर जोन जिसको बोलते हैं, उसमें बने हुए हैं। उसके अंदर एक बोरनुमा स्ट्रक्चर जो कि इंजेक्शन वेल होता है, उसका निर्माण किया जा रहा है। अभी 200 से अधिक जिले में बन चुके हैं। हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट 500 बन जाएं, ताकि गांव-गांव में ये स्ट्रक्चर्स दिखें और कहीं ना कहीं आसपास के एरिया को बहुत अच्छे से ये स्ट्रक्चर्स रिचार्ज करेंगे। आसपास के जो बोर हैं उनकी भी जीवित होने की संभावना रहेगी। तो हम लोग आशा करते हैं कि ये अच्छे से जल संचय करके अच्छे से रिचार्ज करेगा। और फसल चक्र परिवर्तन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर भी रबी सीजन में जोर दिया जाएगा। तो कुल मिला के कलेक्टर सर के मार्गदर्शन से जल शक्ति अभियान में और जन भागीदारी में अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर गढ़वाड़ क्षेत्र में एमएमडीसी किरंदल और बचेली परियोजनाओं के बाहर बीते दिनों से डटे बेरोजगार युवाओं का धरना आखिरकार प्रशासन और परियोजना प्रमुखों के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने एनएमडीसी का बंद प्रवेश द्वार खोल दिया है, जिससे खनन और परिवहन कार्य फिर से शुरू हो चुका है। धरना के चलते एनएमडीसी का प्रोडक्शन पूरी तरह से ठप था, जिससे हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था।
लौह अयस्क परिवहन करने वाली रेलगाड़ियों और ट्रकों की आवाजाही भी पूरी तरह से रुक थी और इसके अलावा NMDC में अधिकारी, कर्मचारी, ठेका मजदूर और निगम कार्मिकों पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा था। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।